This is an ABP Live podcast. भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 95 उम्मीदवारों की इस सूची में कई ऐसे नेताओं का नाम शामिल है जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद बेहद कम थी, जबकि कई नेताओं का पत्ता कटा है जो लंबे समय से चुनाव लड़ते आए। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी नेता टीना शर्मा जी हैं और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। टीना जी, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही, 195 उम्मीदवारों की बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, आपका पहला रिएक्शन? पहली लिस्ट बहुत ही अच्छी है और जिन लोगों को ये लगता है कि कुछ सांसदों की टिकट कटी है, वो दो बार के सांसद रहे, शायद परफॉर्मेंस नहीं की, तो मुझे लगता है वो उनका नजरिया देखने का, जिन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस बात को बढ़ाना है और इस बात को मीडिया में दिखाना है या कहीं ना कहीं बीजेपी को नीचा दिखाना है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। और उसके साथ अगर प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि एमसीडी में भी सारी टिकटें चेंज की थी। आप कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी एक लंबा फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर होता है और ये तीसरी बार का चुनाव है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री की लिस्ट आउट हुई है। जी, तो इसमें प्रज्ञा ठाकुर जैसे चेहरों को इस बार टिकट नहीं दिया गया, इसकी खास वजह? देखिए, इसको मुझे लगता है कि इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा है। मैं तो सिर्फ एक आकलन और अनुमान दे सकती हूँ आपको। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आकलन वो भी हो सकता है जो आप सोच रहे हैं, जो जनता सोचती है, और वो आकलन बहुत बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो बात है उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या आप कह सकते हैं कि जनता के मुखिया में एरोगेंस नहीं पसंद है, उनको लो प्रोफाइल लोग पसंद है। मैंने पार्लियामेंट में, जो पिछले पार्लियामेंट में जितनी महिलाओं को देखा है वो बहुत लो प्रोफाइल लोग, 4-5 चेहरों के अलावा जिनको आप अमूमन देखते हैं टीवी पे या पार्लियामेंट में, उनके अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मंत्री भी हैं। तो मैं ये बिल्कुल बहुत क्लैरिटी से और इस बात को समझती हूँ कि जो प्रधानमंत्री का डिसीजन है उसमें कहीं ना कहीं वो फैक्टर रहा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर की जैसा का जो डिस्कशन या जो बातें रही वो जरूर रहा होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो एक 360 डिग्री एंगल से सोचना मुझे लगता है पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है और उन्होंने समय आने पर उस चीज को भी बराबर कर दिया जो जिसका डैमेज प्रज्ञा ठाकुर ने किया था। जी, बीजेपी की पहली लिस्ट में 28 महिला कैंडिडेट हैं और 50 से कम उम्र के 47 कैंडिडेट हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में 7 सांसदों की सीटें, आपको हमेशा से मालूम है कि एक ही महिला आती थी और वो मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से आती थी। इस बार 2 महिलाएं दी हैं, एक पश्चिमी दिल्ली की है और एक जो है वो नई दिल्ली से दी है, तो 7 में से 2 महिलाओं को आरक्षण दे दिया। प्रधानमंत्री का जो मोरालिटी वाला आरक्षण की बात हम करते थे कि 2029 में लोग चिल्ला रहे थे कि 2029 में महिला आरक्षण जो है लागू होगा, सेंसस होगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने मोरालिटी को ऊपर रखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए दिल्ली में जैसे 2 सीटें दी हैं, बाकी जगह भी उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं। और अभी तो पहली लिस्ट आई है, मुझे लगता है कि और लिस्ट आनी बाकी है और आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम मतलब पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, नॉट जस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, वो पार्लियामेंट में महिलाओं को लेकर आना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस बार 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कैसी सीटें आएंगी? 370 जैसे 2019 में आई थी, जैसे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में सबके आकलन, सबके एग्जिट पोल, सबके पोल्स बिल्कुल धराशायी हो गए थे, वैसे ही ये भी आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने कामों पे, अपने विकास पे, अपने जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है उस पे उनको पता है और वो नंबर्स ऐसे ही मार्केट में नहीं चढ़ते हैं। उन नंबर्स के पीछे एक बड़ी चीज होती है। जहाँ पिछली बार के विधानसभा चुनाव स्टेट्स को उठा के देख लीजिए, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे थे कि हम जीतेंगे या हम कहीं डेंट भी मार पाएंगे, और मैं तो कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ तो कोई मान ही नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, लेकिन हम वहां भी जीत के आए हैं, तो कुछ तो फैक्टर रहा होगा। अगर आप
ईवीएम में खराबी को ना बोले तो मुझे लगता है कुछ तो फैक्टर रहा होगा। प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान सभी के लिए काम किया। जो ये हिंदू मुसलमान की खाई या दलितों की खाई काटने में लगे हैं ऑपोजिशन के लोग, और इंडिया अलायंस जो उनका बना है, मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी भारत की संप्रभुता को खराब नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर अपनी जगह है, लेकिन जहाँ मुस्लिम वर्ग का हित करने के लिए बात आती है तो मैं ओवैसी से लेकर सभी मुस्लिम नेता और दलितों से लेकर मायावती से लेकर सभी दलित नेताओं को फेल मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि उन्होंने इन सबके मुस्लिमों के नाम पे और दलितों के नाम पे या शूद्र जाति के नाम पे या आदिवासियों के नाम पे सिर्फ अपना विकास किया, अपने बंगले बनाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इतनी स्कीम चलाई है, उन स्कीमों को अगर आप देखेंगे तो वो हजारों करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोग जो है वो हिंदुस्तान में खाना पाते हैं रोज का। सारी स्कीम्स जो है वो मुस्लिम वर्ग के लिए है। तो कहाँ है हिंदू मुस्लिम? जब किसी को डेंट मारना होता है तो उसके पेट पे डेंट मारते हैं, खाली हिंदू मुस्लिम करके नहीं मारते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी मुस्लिमों को अपने से अलग, मतलब सही सेक्युलर की परिभाषा अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लेकिन हम इस बात का बहुत गाना नहीं गाते हैं। वो बेनिफिशियरी का डाटा जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का भी है, वो अर्बन मिनिस्ट्री का भी है, वो उज्ज्वला में भी है, वो एमएसएमई का भी डाटा है, वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का भी डाटा है। तो मुझे लगता है सामाजिक संप्रभुता और सामाजिक अधिकारिता विभाग जो है, लेबर मिनिस्ट्री है, इसके डाटा भी सामने है। तो ये जो बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको मैंने एलेबरेट करके इसलिए भी बोला है। मेरा मन था कि मैं जब भी कहीं इस चुनाव के दौरान बात करूं तो ये जरूर कहूं कि प्रधानमंत्री ने जितनी स्कीम्स पे लोगों के लिए काम किया है और उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की। इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो अब जो फर्क देखने को मिल रहा है, ये हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स आप कह सकते हैं दूसरे देशों के साथ, जो हमारा सामान बढ़ा है, जो हमें बाकी देशों में जो है वो बिना वीजा एंट्री अलाउड हुई है। ये शायद एक बहुत गरीब परिवार का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन ये किसी न किसी का विषय तो है ना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको दरकिनार करवाना विपक्ष का एजेंडा है और वो कभी होगा नहीं। ये जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो जरूर प्रधानमंत्री को वोट देगा। 370 तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं तो कह रही हूँ कि अब की बार 400 के पास ये प्रधानमंत्री का दावा है और ये दावा ऐसे ही नहीं हो सकता। जी, आखिर में एक और सवाल कि जिन सांसदों के टिकट कट रहे हैं तो क्या बीजेपी को डर नहीं सता रहा कि वो बागी हो जाएंगे और हमें डैमेज करेंगे? प्रधानमंत्री ने इतने काम किए हुए हैं कि अगर कोई डैमेज भी देखिए, किसी के डैमेज करने से अगर आप सही काम करना छोड़ देंगे तो शायद मुझे लगता है कि उस दिन राजनीति में चाणक्य की नीति को आप धराशायी कर देंगे। प्रधानमंत्री और उनकी टीम, जिसमें हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह जी और पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स ध्यान में रहते हैं। और अगर कोई इतना ही काबिल होगा, देखिए एक चुनाव जीत के आ जाना पब्लिक लाइफ में और उसको निभाना और उसको करना और उसको बहुत अच्छे से करना और अपनी छाप छोड़ना, इन चीजों में एक बहुत बारीक सी लाइन है। और मुझे लगता है वो लाइन जो क्रॉस कर लेता है उसको बहुत, और एक संयम होना राजनीति में बहुत जरूरी होता है। तो डेंट अगर मारेंगे तो उसका देखा जाएगा, लेकिन डेंट मारने वाले अगर हैं तो हमारे पास रिपेयर करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर्स का ग्राफ है, जो कार्यकर्ता का ग्राफ है, वो आप जब जमीन पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है। वो आपको आम पार्टी में देखने को मिलेगा कभी। मेरा 25 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है और बीच में करीब 3 साल मैं आम पार्टी में भी रही हूँ, दोनों में एक बहुत, और ये बहुत एक दो फाड़ में बात आपको कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा वाइड मैंने देखा है, और ये एक वाइड भी है और एक वॉइड भी है कि कोई पार्टी उस तरह कभी खड़ा ही नहीं कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये अपने आप में मैं से कहना चाहूंगी कि अगर 500 लोग नाराज होते हैं तो 2000 लोग तैयार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस तरह का संगठन है। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए टीना शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.